अस्सलाम क्लास, वेलकम बैक। लास्ट स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर से पहले वाले हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे बनता है और इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट होता है। क्लियर? एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर होगी, कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि कॉस्ट कितनी इंकर्ड हो रही है और उस कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हमें अपना रिटर्न ज़्यादा रखने हैं ताकि हमारी कॉस्ट भी मीट कर सके, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी मिल सके और बिजनेस में प्रॉफिट भी मेंटेन रहे जो कि नेक्स्ट ईयर रिटेन अर्निंग में काउंट होगा। क्लियर? अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में ये है कि आप जहां जहां से भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपकी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो और वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम हो। एज पर वर्ड्स पढ़ लेते हैं। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कैपिटल स्ट्रक्चर एट विच द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड देयरबाय द वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? डेट पे जो पे कर रहे हो, जो आप इक्विटी पे कर रहे हो, कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी पे, और जो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, इन तीनों को जो भी आप कॉस्ट पे कर रहे हो उनके ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट उनके वैल्यू इंक्रीज करें। क्लियर? बैलेंस होना चाहिए कॉस्ट के बीच में और रिटर्न के बीच में। जब ये एक आप बैलेंस क्रिएट करोगे कि मुझे मेरी कॉस्ट कितनी चाहिए और उसके परसेंटेज इंक्रीज मुझे रिटर्न चाहिए, तभी आप उस कह सकते हो कि मेरा ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। क्लियर? आगे बात करते हैं। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में बी डिफाइंड एज द कैपिटल स्ट्रक्चर और द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी दैट लीड्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन थी उसमें सबसे पहला गोल ही यही था कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो वहां पे जब आप फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करोगे तो उसके लिए जो जो कॉस्ट इनकर्ड करोगे उसका कंबाइंड इफेक्ट, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, उसका वेटेड एवरेज इफेक्ट मिनिमम होना चाहिए। जब वो मिनिमम होगा तो आपका जो रिटर्न होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएगा। देन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की। डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स एम्स एट द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स। ये 2 मेन पॉइंट्स हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की डिसीजन में, और वो पॉइंट्स है मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको मिनिमाइज रखनी है, वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज रखनी है। तो बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो ज्यादा डिफरेंस ही आपके पास रिटर्न आ रहा होगा, वो डिफरेंस ही शो कर रहा होगा कि रिटर्न क्या है। अब ये डिफरेंस, ये रिटर्न आपके फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या कॉर्पोरेशन है। फर्दर बात करूं कॉर्पोरेशन में वो एसएमईज है या आपके पास मल्टीनेशनल एमएनसीज है। क्लियर? आपको ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। बार बार हर पॉइंट को एग्जांपल से सपोर्ट करने का यही मकसद होता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ रहा हो और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें या आप इंटरप्रिटेशन लिखें तो आप इंटरप्रिटेशन को क्लियरली लिख सकें। इसके बाद बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। किस किस तरीके से जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी उसकी फॉर्म्स हैं। जब हम फॉर्म्स अच्छे से समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पैटर्न वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। मैंने अभी आपसे बात की कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि जिस जैसी कंपनी होगी वैसे ही उसका कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा और जिस लेवल की कंपनी होगी वो वैसा ही फाइनेंस क्रिएट करेगा। जब वो वैसा फाइनेंस क्रिएट करेगा तो वो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंग टू वेरी करेगा। नॉर्मली द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कैपिटल्स आर द पॉपुलर इन प्रैक्टिस। जो आपकी एसएमईज हैं, जो आपकी एमएनसीज हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड आपके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस,
इन दोनों की जितनी पीछे साइज होगी कंपनी की, जितना नेचर ऑफ बिजनेस होगा, जितने इनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट इनका कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा होगा। सबसे पहले फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं इक्विटी शेयर ओनली। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर से आप पैसे क्रिएट कर रहे हो या सोर्स ऑफ फाइनेंस आप यूज कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ इक्विटी शेयर्स को ओनली इक्विटी शेयर्स पे काम करी हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर इशू करती हैं, जनरल पब्लिक शेयर्स को परचेज करते हैं और उनको टाइमली बेसिस पे आप डिविडेंड पे करते रहते हो। अब बिजनेस के पास प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा है, अब वो प्रेफरेंस शेयर्स को भी इशू कर सकता है, क्योंकि आपको ये चीज़ें अच्छे से पता है इक्विटी का और प्रेफरेंस शेयर्स का दोनों के डिविडेंड के परसेंटेज में डिफरेंस होता है। इक्विटी का डिविडेंड कम होता है और हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि आपको अभी पे करना है। प्रेफरेंस शेयर्स में आपके पास ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ता है एज कम्पेयर टू इक्विटी, और उसको आपको हार्ड एंड फास्ट पे करना पड़ता है। क्लियर? अब इसमें बात आ जाती है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स की, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों से फाइनेंस क्रिएट कर रही है तो इनके पीछे इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है और उस कॉस्ट के अगेंस्ट वो कितना रिटर्न अर्न कर रहे हैं। देन मैं बात करती हूँ इक्विटी एंड डिबेंचर ओनली। अब इक्विटी जनरल पब्लिक को शेयर्स बेच रहे हैं, जनरल पब्लिक उनके सारे शेयर्स खरीद रही है, उन पे डिविडेंड पे कर रहे हैं, मिनिमम अमाउंट है, जब प्रॉफिट होगा तब दे देंगे, कोई मसला नहीं है। बहुत सारी एमएनसीज ऐसी करती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, वो कहती हैं कि हमारे पास बहुत सारी एसएमईज ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपके पास सिर्फ इक्विटी पे काम करती हैं। अब थोड़ी एडवांस कंपनीज ले लें, एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज, वो क्या करती हैं, वो इक्विटी एंड डिबेंचर दोनों पे काम कर रही होती हैं, क्योंकि उनके पास बैकएंड में इतना प्रॉफिट होता है कि वो डेट के इंटरेस्ट कॉस्ट को भी पे कर रही होती है और इक्विटी से डिविडेंड को भी पे कर रही होती है। तो दोनों को बैलेंस क्रिएट करती है, कॉस्ट को, उनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट जो होती है वो मिनिमाइज होती है और इनका रिटर्न ज़्यादा होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट फॉर्म की, जिसमें सारी चीज़ें आ गई, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये लास्ट फॉर्म है, आप समझ रहे हो किस तरीके से ये फॉर्म्स बनाई गई हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स, देन इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, देन इक्विटी एंड डिबेंचर्स, देन लास्ट में आपके पास आ रहा है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो इनकर्ड होगी, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कैलकुलेट करते हो, उसमें आप देखते हो कि इक्विटी पे कितना शेयर देना है, इक्विटी पे कितने डिविडेंड देना है और कब दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना डिविडेंड देना है और कब दे रहे हैं, डिबेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो तो हार्ड एंड फास्ट आपको टाइमली बेसिस पे पे करना ही करना है। क्लियर? आई होप सो यहाँ पे आपको फॉर्म्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवरेज की। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवरेज से रिलेटेड बात की थी कि आप डेट ले रहे हैं, आप सोर्स ऑफ फाइनेंस क्रिएट कर रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, वो आप डिस्कस करते हैं। It is the basic and important factor which affect the capital structure. It uses the fixed cost financing such as debt, equity and preference share capital. It is closely related to the overall cost of capital. Overall cost of capital, weighted average cost of capital जो आ रही होती है, उसको हम देख रहे होते हैं लेवरेज में। सबसे पहले पीछे यही चीज देख रहे होते हैं कि हम जो इंटरेस्ट कॉस्ट पे करेंगे लेवरेज में। आपने फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ा था, फाइनेंशियल लेवरेज में हमने डिस्कस की थी किस तरीके से डिविडेंड और किस तरीके से इंटरेस्ट कॉस्ट हमारे बिजनेस में हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करती हैं और उसकी बेसिस पे हमारा रिटर्न कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा, डिबेंचर जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो हमारे पास पीछे डिविडेंड के लिए पैसे कम होंगे। क्लियर? जब डिविडेंड के लिए कम होंगे तो डिविडेंड तो हमें पे करना होगा प्रेफरेंस शेयर्स पे, तो हमने वो डिविडेंड पे कर दिया, रिमेनिंग क्या बचेगा। और टाइमली बेसिस पे हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी देना है, करंटली नहीं देना लेकिन टाइमली बेसिस पे तो देना है। जब हम टाइमली बेसिस पे करते रहेंगे देन हमारे पास पीछे प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में कितना बचेगा, ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। लेवरेज से रिलेटेड यहाँ पे लेवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर, आपने प्रीवियसली लेवरेज का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है।
आपको समझ आ गया होगा ऑपरेटिंग लेवरेज कितना इंपॉर्टेंट है, जिसमें फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज में फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात हो रही है, और फाइनेंशियल लेवरेज में आपकी फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट की बात हो रही है कि आपने जो डेट लिया है उस पर कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहे हैं, और वो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट करती है, प्रॉफिट से वो चीज हमारी अर्निंग पर शेयर पे इफेक्ट करती है। क्लियर? अब जो सेकंड फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है एंटायरली नेचर ऑफ बिजनेस पे। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की बेसिस पे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की। यूज ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड बेयरिंग फाइनेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। जैसा बिजनेस होगा हमारा वैसे ही हम अकॉर्डिंगली ही फाइनेंस अपना रेज करेंगे और उसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट देंगे या डिविडेंड देंगे। क्लियर? उसके बाद बात हो रही है, इफ द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ ऑपरेशंस इट विल अप्लाई फॉर इक्विटी देन डेट एंड इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप ज्यादा टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं इंटरेस्ट, आप अपने लोन क्रिएट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स क्रिएट कर रहे हैं मोर देन 1 ईयर्स के लिए, तो वहाँ पे प्रेफरेबल है कि आप लोन या डेट क्रिएट ना करें, आप वहाँ पे इक्विटी क्रिएट करें। इक्विटी में आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। तो जैसे नेचर ऑफ बिजनेस होगा आप वैसे ही अपना कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करोगे, और अकॉर्डिंग टू दैट प्रेफरेबल है इक्विटी। यहाँ पे बात हो रही है विल अप्लाई फॉर इक्विटी देन डेट, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की फॉर्म्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की फॉर्म डिपेंड करती है एंटायरली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी देन वैसा ही कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। तो जब इनिशियली बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे, तो वहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? आपको पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप पे कुछ इक्विटी आ रहे होते हैं, कुछ प्रेफरेंस आ रहे होते हैं, बट जो भी आते हैं वो इंटरनली ही आ रहे होते हैं। अब आ गई बात कॉर्पोरेशन की। जब कॉर्पोरेशन की बात होती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हो जाती है। जब वो रजिस्टर्ड होती है तो अब वो जनरल पब्लिक को शेयर्स इश्यू कर रही है। अब वो उनकी प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होंगी, प्रॉपर उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड कंपनीज पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होती हैं वो उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं, उन्हीं को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो अब वो जब इक्विटी यूज कर रहे होंगे, जनरल पब्लिक से पैसा ले रहे होंगे, तो जनरल पब्लिक से जो पैसा लेंगे वो उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको टाइमली रिटर्न देते रहेंगे। जो एसईसीपी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वही उस कॉर्पोरेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे। और उसमें गिवन है कि ठीक है आप कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही जो आपको ड्यूरिंग द ईयर एवरी ईयर ईच ईयर डिविडेंड देगी। अगर नहीं भी दे रही है तो एटलीस्ट 2 साल 3 साल में एक बार तो डिविडेंड देगी। अदरवाइज क्या करेगा? जो शेयर होल्डर आपका स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है तो वो तो इसी उम्मीद से इसी एक्सपेक्टेशन से रखा हुआ है कि हमें डिविडेंड मिलेगा। तो इसी वजह से उनके इंटरेस्ट को देखते हुए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में मेंशन होता है कि आप सर्टेन टाइम पीरियड के बाद डिविडेंड जरूर देंगे। अब पीछे बिजनेस में लॉस हो रहा है, वो रिटर्न आ ही नहीं रहा है जो एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए, तो जब वो रिटर्न ही नहीं आ रहा है तो वो कॉस्ट कैसे मीट होगी और उसके बाद डिविडेंड कैसे पे होगा? क्लियर? ये डिपेंड करता है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी वैसा ही उसका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने नेचर ऑफ बिजनेस की बात की। देन साइज ऑफ द कंपनी, कंपनी की साइज क्या है, इस तरीके से कंपनी छोटी है, कंपनी बड़ी है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है तो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर वैसा होगा, अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। It also affects the capital structure of the firm. If the firm belongs to large scale, it can manage the financial requirements with the help of internal sources. क्योंकि अगर कंपनी बड़ी है, कॉर्पोरेशन बड़ी है, तो वो अपने इंटरनल सोर्सेज से मीट करने की कोशिश करेगी। But if it is small, then they will go for external finance. It consists of high cost of capital. अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए छोटा लोन लिया जाता है और छोटे लोन पे छोटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होता है, स्मॉल कैप कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होता है। क्लियर? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यही चाहते हैं कि इंटरनल सोर्सेज से पैसा जनरेट हो, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चल रही होती है। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वो बल्क में प्रोड्यूस करती हैं, और जब वो बल्क में प्रोड्यूस करके बल्क में फाइनेंसिंग रेज करेंगी और उन पे इंटरेस्ट कॉस्ट पे करेंगी तो वो उनको ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा।
और जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, छोटी कंपनीज है जिनकी साइज छोटी है, वो जब एक्सटर्नल फाइनेंस पे जाएंगी तो उनकी प्रोडक्शन ही इतनी होगी कि वो उस टाइम को मीट करने के लिए कॉस्ट को पे कर रहे होंगे। देन हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लीगल रिक्वायरमेंट की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की लीगल रिक्वायरमेंट में क्या बात हो रही है? लीगल रिक्वायरमेंट और आल्सो वन ऑफ द कंसीडरेशन while dividing the capital structure of the firm. For example, banking companies are instructed to raise funds from some other sources. अब यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक एग्जांपल को रिस्ट्रक्ट कर दिया है जिसमें बोला गया है कि आप जो भी फंड रेज करेंगे वो एक्सटर्नल सोर्सेज से करेंगे, आप अदर सोर्सेज से करेंगे। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग के फंड्स के उनके अपने पास ही पैसे आ रहे हैं और उनको अपने पैसों से ही वो यूटिलाइज कर रहे हैं। वो इनकरेज करते हैं अपने कस्टमर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स क्रिएट हों और उनके पास डिपॉजिट ज़्यादा आए। जब उनके पास डिपॉजिट ज़्यादा आएंगी तो ही वो उन डिपॉजिट्स को आगे फ्यूचर इन्वेस्ट कर सकेंगे और वहाँ से रिटर्न अर्न कर सकेंगे। क्लियर? अब जो आप यहाँ पे लोन एक ऑर्गेनाइजेशन एक बैंकिंग से लोन लेती है, जो जब लोन लेती है तो 10% तो उसने लोन ले लिया। अब जब वो बैंकिंग इंडस्ट्री है, जो बैंकिंग सेक्टर है, वो ये लोन आगे जो उनको दिया है वो कहीं और से लिया हुआ होगा। क्लियर? तो जो कहीं और से लिया है तो वहां से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, तभी उनकी वो जो बीच में बैंक चार्जेस होते हैं तो वो आपके पास आ जाते हैं, वहीं से तो आप अर्न करते हो वो जो डिफरेंस आ रहा है। यही चीज अगर कोई आपको डिपॉजिट करवा रहा है और उसको 12% आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हो तो उनके पैसों को आप कहीं और ऐसे इन्वेस्ट करोगे वो एटलीस्ट 12% से तो ज्यादा हो, एटलीस्ट 14, 15, 18% हो। इससे क्या होगा? वो जो बीच का अमाउंट है 12% से लेकर 18% के बीच का अमाउंट, तो वो उस अमाउंट पे अपना अर्निंग करते हैं बैंक्स। क्लियर? देन बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेस्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट है? In order to collect funds from different type of investors, it will be appropriate for the companies to issue different sources of securities. जब आप कलेक्ट कर रहे होते हो इन्वेस्टर से पैसा तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप दूसरे सोर्सेज से भी पैसे क्रिएट कर सको, क्योंकि आप इन्हीं कस्टमर से, इन्हीं एंड यूज़र से, इन्हीं कंज्यूमर से, इन्हीं इन्वेस्टर से आप जब शेयर्स इशू करते हो और वो परचेज करते हैं तो इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उनको डिविडेंड पे करोगे। ठीक है, अब जब वो डिविडेंड आप पे करोगे तो पीछे बैक एंड में आपके पास उसका रिटर्न होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ हमसे ही क्यों पैसा लिया जा रहा है, आप अपनी दूसरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी तो क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरी फाइनेंसिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्रिएट करने का मेन पर्पस क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के जो दिलो दिमाग में जब वो इन्वेस्ट कर रहा होता है तो ये श्योरिटी होती है कि ये कंपनीज सिर्फ हमारे पैसे नहीं लिए हुए बल्कि दूसरों के पैसे भी लिए हुए हैं। आप पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू भी ले सकते हो, डेट्स ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक नॉमिनी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब शामिल होता है तो आपके बिजनेस डिसीजंस ट्रू एंड फेयर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। थर्ड पार्टी जब आपकी बिजनेस का ऑडिट कर रही होती है तब शेयर होल्डर्स को ये बात कंफर्मेशन हो जाती है, हाँ इन्होंने हमारा पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया है। क्लियर? अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड बाय द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड है। ठीक है, इट रिस्ट्रिक्ट्स टू मोबिलाइज लार्ज लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो एसईसीपी और स्टॉक एक्सचेंज है, ये हर कंपनी से कितना फंड रेज कर सकते हैं, कितना फंड्स डेट के थ्रू रेज कर सकते हैं, कितना फंड्स इक्विटी के थ्रू रेज कर सकते हैं, कितना फंड्स प्रेफरेंस शेयर से रेज कर सकते हैं। तो इनकी एक लिमिटेशंस फिक्स्ड है, इनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है अप टू सर्टेन अमाउंट, क्योंकि उससे ज्यादा ये एक्सीड करेंगे तो ना क्यों एक्सीड कर रहे हैं, इसका मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे। जब एग्जिस्टिंग बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो फर्दर फंड्स जो रेज कर रहे हैं वो भी टाइमली मीट कर सकेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है ताकि आप अपने बिजनेस को उतना ही एक्सपेंड करो जितना आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। Hence, the company must consider government policy regarding the capital structure. अब गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब ये गवर्नमेंट बॉडी है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट बॉडी। अब इनका इंटरवेंशन इसी वजह से आता है ताकि इन ऑर्गेनाइजेशन पे लिमिटेशंस लग सकें
कि आप रेस करोगे, बट आप उसी उसी लिमिटेशंस तक रेस करोगे जो आपकी कंपनी पे फॉलो हो रही है, जो इम्प्लीमेंट हो रही है। क्लियर? थैंक यू सो मच क्लास। आई होप सो यहाँ पे आपको सारा लेक्चर समझ आया होगा। मैंने यहाँ पे बात की है ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर की, देन मैं कैपिटल स्ट्रक्चर के फर्दर मैंने बात की कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपके बिजनेस में इफेक्ट करता है। देन कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। न्यूमेरिकल में भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, और मैंने साथ साथ न्यूमेरिकल में आपके अल्टरनेटिवली के दूसरे क्वेश्चंस में कहाँ चेंजेस हो सकती हैं वो भी मैंने डिस्कस की। और इसके अलावा मैंने ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रखना लाजमी क्यों है, ताकि ये ऑब्जेक्टिव मीट हो सके। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके, देन उसकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज रखना है और अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर? उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन किए कि कौन कौन सी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट फॉर्म्स को कैरी ऑन कर रही है। देन हम बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहले हमने लेवरेज से रिलेटेड बात की, और लेवरेज से रिलेटेड हमने पूरी लेक्चर लास्ट डिस्कशन हमने की है लेवरेज पे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फर्दर कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है आपके 4 फैक्टर्स पे, नेचर ऑफ बिजनेस पे, साइज ऑफ द कंपनी पे, लीगल रिक्वायरमेंट्स पे एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स पे। ये आपकी 4 फैक्टर्स हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करने के, जो कि इफेक्ट करते हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। देन लास्ट फैक्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि आपको गवर्नमेंट लिमिट कर देती है कि आप इतना ही सोर्स ऑफ फाइनेंस क्रिएट कर सकते हो, एक्सीड कर सकते हो। अगर वो लिमिट नहीं लगाती तो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट इफेक्ट होते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। आई होप सो यहाँ पे आपको लेक्चर पूरा समझ आया होगा। काइंडली लेक्चर एक बार दोबारा सुनिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। उससे क्या होगा कि वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पहली बार सुनते हैं आपको क्लियर नहीं होते, वो जब आप दोबारा सुनते हो तो वही बात आपको क्लियर हो जाती है। क्लियर? थैंक यू सो मच क्लास। डिस्पाइट आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे होम।